हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। इस कहानी की शुरुआत साल 1973 में स्कल आइलैंड से होती है, जहां एक आदमी हड़बड़ी में एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। पीछे से एक बहुत बड़ी बकरी उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो समंदर की तरफ भागता है। वो आदमी अपना बैग समंदर में फेंक देता है। तभी जमीन से एक विशाल केकड़ा निकल आता है, जिसका फायदा उठाकर वो आदमी बच जाता है। बकरी और केकड़ा आपस में लड़ते हुए समंदर में गिर जाते हैं। उस आदमी का फेंका हुआ बैग साल 2013 में जापान के एक मछुआरे को मिलता है। 2015 में एक लड़की केट अमेरिका से टोक्यो आती है, जो बहुत घबराई हुई थी। उसके पिता हिरोशी की हाल ही में मौत हुई थी। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर वो एक फ्लैट में जाती है, जहां पहले से एक लड़का केंतारो और उसकी मां रह रहे थे, मगर ये लोग एक दूसरे से अनजान थे। घर के अंदर हिरोशी की तस्वीर लगी हुई थी। सब लोग एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि केट अचानक से घर में घुस आई थी। केट केंतारो को हिरोशी की तस्वीर दिखाकर कहती है, ये मेरे पिता हैं। वो लोग लड़की से सबूत मांगते हैं कि अगर वो सच में तुम्हारे पिता है तो साबित करो, क्योंकि वो लोग हिरोशी की दूसरी फैमिली थी, जिनके बारे में केट और उसकी माँ को पता ही नहीं था। केट उनको अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाती है। जब वो लोग केट से पूछते हैं कि हिरोशी की मौत कैसे हुई, केट बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाकर वो अपनी माँ से फोन पर बात करती है, और तभी पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। सब लोग शहर के नीचे बने गॉडजिला इवैक्यूएशन एरिया की तरफ भागते हैं। हिरोशी की बीवी और बेटा केट को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। केट सेफ्टी के लिए उनको फॉलो करती है। गॉडजिला का नाम सुनते ही केट की कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो एक स्कूल टीचर थी, जहां उसने बहुत सारे बच्चों को गॉडजिला के हमले में खो दिया था। इमरजेंसी अलार्म खत्म हो जाता है। सब लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। कहानी के अगले सीन में हमें साल 1959 का कजाकिस्तान दिखाया जाता है। 3 साइंटिस्ट एक मैप और रेडिएशन सिग्नल को फॉलो करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक लड़का खतरा समझकर उन पर बंदूक तान देता है। थोड़ा समझाने के बाद वो उनको आगे जाने देता है। वो बताता है कि जिस चीज का पीछा करते हुए तुम लोग यहाँ आए हो, वो सिर्फ एक कहानी है, लोगों को यहाँ से दूर रखने के लिए। जंगल के बीच जाकर उनको रेडिएशन सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। वो लोग आगे एक बड़ी फैक्ट्री जैसी जगह में जाते हैं, जहाँ पर रेडिएशन देखने के लिए वो लोग बहुत सारे ब्लास्ट करते हैं। सिग्नल जमीन के नीचे से आ रहे थे, और तभी जमीन फटने लगती है, मगर उनको कोई नुकसान नहीं होता। वो लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ एक जगह पर बहुत सारे अंडे थे, तो वो लोग सैंपल लेने के लिए नीचे जाते हैं। जमीन में फिर से हलचल होती है, अंडे टूटने लगते हैं और जमीन फटने लगती है। अंडों से निकलने वाले बच्चे उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, मगर साइंटिस्ट लड़की पर बहुत सारे जानवर अटैक कर देते हैं, और वो उनके साथ ही जमीन में दफन हो जाती है। केंटारो केट को अपने डैड हिरोशी के ऑफिस ले जाता है, जहाँ ढूंढने पर उनको दीवार में एक सीक्रेट सेफ मिलता है। बहुत कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद वो सेफ खुल जाता है। उसके अंदर वही बैग मिलता है जो 2013 में एक मछुआरे को मिला था। बैग के अंदर कुछ सामान और एक कैसेट मिलता है, जिसे डिकोड करने के लिए वो लोग केंटारो की गर्लफ्रेंड मे के पास जाते हैं। डाटा डिकोड करने के बाद उनको कुछ मैप्स मिलते हैं, और उस साइंटिस्ट लड़की की फोटो मिलती है जो 1959 में मारी गई थी। रिश्ते में वो इनकी दादी थी। अगले दिन केंटारो वापस अपने पिता के ऑफिस जाता है और गुस्से में सामान तोड़ने लगता है। उसको एक लॉकर में सेम निशान वाली फाइल मिलती है, जैसा निशान पहले मिलने वाले बैग में था। फाइल में कैप्टन ली शॉ की एक फोटो और एक वीडियो टेप मिलती है, जिस पर फिलीपींस लिखा था। केंटारो टेप लेकर मे के पास जाता है, मगर मे डिकोड करने से मना कर देती है। कहानी में अगला सीन हमें 1952 में ले जाता है, जहां हमें 1959 के तीनों साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है। यूएस आर्मी लेफ्टिनेंट ली शॉ को एक मिशन पर फिलीपींस भेजती है, जहां वो केंटारो और केट की दादी डॉक्टर केको मियोरा के साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए एक रिसर्च मिशन में साथ देता है। जंगल में उनको बिली रोंडा नाम का एक आदमी मिलता है, जो रहस्यमय जानवरों की खोज कर रहा था। डॉक्टर मियोरा उसको साथ चलने के लिए कहती है, मगर शॉ कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के ऑर्डर मिले हैं। डॉक्टर केको मियोरा बिली को साथ रखने के लिए जिद करती है, इसलिए शॉ उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। उन दोनों ने अपनी रिसर्च के मैप बनाए हुए थे, जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते थे। मैप को फॉलो करते हुए जंगल के बीच उनको एक पुराना शिप मिलता है, जो 1943 में अमेरिका से खो गया था। वो लोग शिप के अंदर जाते हैं। बिली वीडियो बना रहा था। शिप में उनको एक बॉक्स मिलता है, जिस पर रांडा लिखा हुआ था। बिली केको को बताता है कि वो इस शिप पर था, और इस शिप में बचने वाला वो इकलौता इंसान है, मगर वो ये नहीं जानता कि ये शिप 5000 मील दूर यहाँ कैसे पहुँचा। वही रास्ते में शाह को आसमान में कुछ अजीब दिखता है, और वो वापस पीछे मुड़ आता है। शिप में बिली और केको को बहुत सारी लाशें मिलती हैं। वो लोग बाहर जाने लगते हैं, तभी कोई जानवर रास्ता ब्लॉक करके उन पर हमला कर देता है। बिली बुरी तरह से फंस जाता है, मगर शॉ टाइम पर आकर उनको बचा लेता है। वो लोग शिप से बचकर बाहर निकल आते हैं,
हमला करने वाला जानवर एक ड्रैगन था, जिसे देखकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। 2 साल बाद 1954 में उनको एक बहुत बड़े पंजे का निशान मिलता है। वो लोग अमेरिकन आर्मी जनरल को ये दिखाकर बहुत सारे यूरेनियम की डिमांड करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इस पंजे वाले जानवर से मुकाबला कर सके। पिता का सच जानने के बाद केट वापस अमेरिका जा रही थी। तभी टिम नाम का एक आदमी उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। केट बचकर वहाँ से भाग जाती है। वो केंटारो की गर्लफ्रेंड मे के घर जाती है, जहाँ टिम अपने लोगों के साथ पहले पहुंचा हुआ था। मे केट को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। टिम फाइल को ढूंढते हुए केंटारो के घर पहुंच जाता है, मगर उसकी माँ उसको वहाँ से भगा देती है। तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। केंटारो के पास शॉ की तस्वीर थी। केंटारो उनको लेकर शॉ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, मगर शॉ भी वहाँ बहुत टाइम से नजरबंद था। शॉ भी उनके पिता को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो उनको वहाँ से भगाने का प्लान बनाता है। वो लोग एक गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। शाह उनके पिता को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है, इससे पहले कि मॉनार्क वाले उसको ढूंढ ले जो इनके पीछे पड़े हुए थे। मॉनार्क एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए टिम काम करता है। साल 1954 में ली, शॉ, बिली और डॉक्टर केको म्योरा बिकिनी अटोल आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर यूएस आर्मी जनरल पहले से एक खतरनाक बॉम्ब लेकर बैठा था, मगर इन्होंने तो सिर्फ यूरेनियम मांगा था। थोड़ी देर में ही उन्हें सोनार सिग्नल मिलने लगते हैं, जहाँ पानी से गॉडजिला बाहर निकलता है। जनरल बॉम्ब को चलाने का ऑर्डर दे देता है। केको गॉडजिला को मारना नहीं चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती ब्लास्ट हो जाता है। जनरल ऐसे और जानवरों को ढूंढने के लिए उनको खुली फंडिंग का ऑफर देता है, जिसके बाद तीनों सबको सीक्रेट रख के आगे की रिसर्च करने का फैसला करते हैं। शाह हिरोशी के बच्चों को एक शिप से साउथ कोरिया ले जाता है। उनके पास कंट्री में एंट्री के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। शाह का एक पुराना दोस्त वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर आता है। वो उनको पोर्ट से सेफली निकाल कर ले जाता है। ये खबर मोनार्क में टिम और उसकी पार्टनर मिशेल तक पहुंच जाती है। शाह और उसका दोस्त एक प्लेन से सबको साथ लेकर वहां से अलास्का के लिए निकलते हैं। मे को हिरोशी के डाटा में कुछ कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जिसके बाद शाह पायलट को कोऑर्डिनेट को फॉलो करने के लिए कहता है। मौसम खराब होने लगता है, फिर शाह प्लेन संभालता है। वो लोग बर्फीले पहाड़ों के बीच सेफ्टी से लैंड कर जाते हैं, जहाँ पर उनको हिरोशी के प्लेन का मलबा मिलता है। वहाँ पास ही में एक टेंट भी था जिसमें रिसर्च का सामान पड़ा था, जिससे उनको हिरोशी के जिंदा होने का पता चलता है। पायलट को किसी खतरे का एहसास होता है और वो सबको भागने के लिए कहता है। तभी बर्फ में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है, जो उनके प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और पायलट भी मारा जाता है। वो जानवर इनके पीछे लग जाता है, जिससे बचते हुए ये लोग एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ मे का पैर बर्फीले पानी से सुन्न हो जाता है। मॉन्स्टर के जाने के बाद ये लोग छिपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, क्योंकि रात होने वाली थी। मे और केंटारो आपस में बहस करने लगते हैं। केंटारो एक लाइट को फॉलो करते हुए अलग रास्ते चल पड़ता है और लड़कियां शॉ के साथ दूसरी साइड चली जाती हैं। मोनार्क की एक साइंटिस्ट लड़की रेगिस्तान में मजे से लेटी हुई थी। तभी उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अपनी वैन में जाकर देखती है तो उसको एक बंद पड़े रेडियो में से रीडिंग मिलती है। वो मोनार्क में इसकी इंफॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि ऐसी रीडिंग जी-डे यानी 2014 में टाइटन हमले से पहले मिली थी। टिम सबसे कहता है कि हम बिली रंडा की फाइल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसा जानता था जो हम नहीं जानते। केंटारो बर्फीले तूफान में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसको होश आती है और वो फिर से चलने लगता है। उसको कई तरह के इल्यूजन दिखाई दे रहे थे। वो एक कैंप में पहुंचता है, जहां उसको एक रेडियो और पेंसिल के छिलके मिलते हैं। शॉ लड़कियों के साथ घूम फिरकर वापस उसी टेंट के पास पहुंच जाता है जहां से वो चले थे। मे की हालत खराब थी, इसलिए वो आग जलाकर उसी टेंट में रुक जाते हैं। रात को मॉन्स्टर फिर से जमीन के नीचे से हमला कर देता है, मगर वो लोग किस्मत से बच जाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर आग की गर्मी के पीछे आता है। शाह प्लेन के फ्यूल को जलाकर मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाता है। आग के जलते ही वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग हेलीकॉप्टर में बचकर निकल जाते हैं, जो केंटारो लेकर आया था। हेलीकॉप्टर उन्हें टिम के पास मोनार्क के अलास्का सेंटर में ले जाता है, जहाँ सबको अलग अलग कैद कर दिया जाता है। टिम की पार्टनर मिशेल मे को ऑफर देती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगी तो मैं तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करके तुम्हें नई लाइफ दे सकती हूँ। टिम डायरेक्टर वर्डिको को हिरोशी के बच्चों को साथ मिलाने के लिए कहता है, क्योंकि मोनार्क उनके परिवार की लेगेसी से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर वर्डिको ली शॉ से पूछताछ करती है। टिम उन तीनों बच्चों को नए पासपोर्ट और टिकट देकर वहां से जाने के लिए कहता है, ताकि आगे हिरोशी को ढूंढने के लिए उनका पीछा कर सके। वो लोग केट के घर जाते हैं, जहाँ केट अपनी माँ से अपने पिता की गलती केंटारो को मिलवाती है।
केट अपनी माँ से हिरोशी के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में जाने के लिए कहती है। रात को केट की माँ उनको रेड जोन में ले जाती है, जहाँ से छिपते हुए वो लोग हिरोशी के ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस की दीवार पर उनको वर्ल्ड मैप मिलता है, जिसके पीछे कोई सेफ नहीं था, जैसा उनको टोक्यो में मिला था। केंटारो हिरोशी के डाटा से मिले मैप से सारे निशान एक पेपर में मार्क करता है और उस पेपर को वर्ल्ड मैप पर प्रोजेक्ट करता है, जिससे उनको बहुत सारी सीक्रेट लोकेशन का पता चल जाता है। वो लोग मैप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। केंटारो की गर्लफ्रेंड मिशेल को कॉल करके इन सब के बारे में बता देती है। 1955 में बिली रॉन्डा को एक लीड मिलती है, जिससे टाइटन को ढूंढने के लिए वो लोग जापान जाते हैं, जहां एक जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर सुजुकी के बनाए हुए गामा रेडिएशन डिवाइस से सिग्नल जनरेट करके वो लोग गॉडजिला की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। शाह भी उनको फॉलो करता हुआ जापान पहुंच जाता है, क्योंकि केको और शाह के बीच चक्कर चल रहा था। दोनों एक जगह पर किस करते हैं और गॉडजिला उनको डिस्टर्ब कर देता है। जब वो लोग वापस अमेरिका आते हैं तो मॉनआर्क को आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। मिशेल कैप्टन शाह को मॉनआर्क से बाहर निकालती है। वो बताती है कि टाइटन का एक और हमला होने वाला है और शाह कुछ ऐसा जानता है जिसके बारे में मॉनआर्क के किसी साइंटिस्ट को पता नहीं है। वो शाह को वहाँ से भगा ले जाती है। वहाँ से दोनों केट के घर जाते हैं, जहाँ शाह उनको बताता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो जी-डे से 1000 गुना खतरनाक हो सकता है। शायद तुम्हारे पिता इसी को रोकना चाहते थे और इसीलिए हमें तुम्हारे पिता को जल्द ढूंढना होगा। टिम और डायरेक्टर वर्डिगो मे के फोन को ट्रेस करते हुए हिरोशी के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां टिम दीवार पर बने हुए पिन होल को मिलाकर एक मैप बनाता है, जिससे उनको हिरोशी के मार्क किए हुए सैटेलाइट कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। शाह और हिरोशी के बच्चे मैप को फॉलो करते हुए अल्जीरियन डेजर्ट पहुंच जाते हैं, जहां डेजर्ट के बीचों बीच हिरोशी उनको जिंदा मिल जाता है, मगर वो उनको वहां से भागने के लिए इशारे करता है और खुद भी वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। टीम भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और तभी कुछ अजीब होता है। रेगिस्तान की जमीन फटने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। उनकी आंखों के सामने जमीन से एक सोया हुआ गॉडजिला बाहर आता है। 1 मिनट के लिए सब लोग देखते रह जाते हैं। टिम का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। गॉडजिला किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला जाता है। शाह मिशेल के साथ गॉडजिला को ढूंढने जाता है, इससे पहले कि मॉनआर्क वाले उस तक पहुंच जाए। केट और केंटारो मे के साथ अपने पिता की खोज में निकल पड़ते हैं, जहां मे अपने बारे में सच बताती है कि उसने मॉनआर्क के साथ एक सौदा किया था, इसलिए वो लोग पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, जिससे केट बहुत गुस्सा हो जाती है। तीनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। मे को कोई एयरपोर्ट से किडनैप करके ले जाता है। क्रैश में टिम जिंदा बच जाता है, वो भी एयरपोर्ट पर आ जाता है। केट उससे मे के बारे में पूछती है, क्योंकि उसको लगता है कि मे को मॉनआर्क ने किडनैप किया है। शाह और मिशेल मॉनआर्क सेंटर अलास्का पर कब्जा कर लेते हैं। मे का असली नाम कोरा था। केंटारो और केट टिम के साथ उसके घर सियाटल में जाते हैं, मगर उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। टिम को डाउट होता है कि उसकी बहन कुछ छुपा रही है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, कोरा की बहन जल्दी में गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। वो लोग उसका पीछा करते हुए एक पार्किंग लॉट में आ जाते हैं, जहां कोरा की बहन उनको कोरा की कंपनी वाले समझकर मारने की कोशिश करती है। केट उसको सच बताती है कि कोरा हमारे साथ थी, मगर उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। उसकी बहन बताती है कि उसकी कंपनी AET के लोग उसके पीछे पड़े हैं, जिस कंपनी में वो काम करती थी। केट, केंटारो और टिम कोरा को बचाने के लिए AET बिल्डिंग में जाते हैं। टिम फेक जी-डे अलर्ट को ऑन करवा देता है। कोरा को कंपनी के कुछ ऐसे सीक्रेट पता चल चुके थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। AET डायरेक्टर ब्रेंडा कोरा के साथ अपने ऑफिस में एक डील करती है। अगर तुम मॉनआर्क से जुड़ी सारी जानकारी और गॉडजिला की लोकेशन लाकर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। कोरा के साथी उसको लेने ब्रेंडा के ऑफिस आ जाते हैं, मगर कोरा उनके साथ जाने से मना कर देती है। बाहर आते ही वर्डिगो उन सबको वहां से किडनैप कर लेती है, मगर वो लोग उसके साथ एक डील करते हैं कि हमारे डैड को ढूंढने में हेल्प करो, हम शाह को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, और साथ ही कोरा के मैटर को AET से क्लियर करवाओ। जिसके बाद वो सब मॉनआर्क सेंटर आ जाते हैं। टिम के कहने पर डायरेक्टर वर्डिगो पूरी दुनिया को लाइव होकर मॉनआर्क के बारे में बताती है। मॉनआर्क गवर्नमेंट और साइंटिफिक एजेंसियों को मिलाकर बनाई गई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम गॉडजिला जैसे जानवरों और प्रजातियों पर रिसर्च करना है, ताकि जी-डे जैसी घटनाएं फिर से ना हो। शाह अलास्का में वापस उसी जगह आ जाता है जहां पर उन्हें टाइटन मॉन्स्टर मिला था। वो लोग ट्रैप लगाकर उस टाइटन को मार देते हैं और सिंक होल भी बंद हो जाता है। उसके बाद शाह अपने लोगों को लेकर कजाकिस्तान चला जाता है, जहां डॉक्टर केको मियोरा की मौत हुई थी। हिरोशी के बच्चे टिम के साथ मॉनआर्क में बिली रॉन्डा के पुराने ऑफिस में जाते हैं, ताकि शाह की अगली लोकेशन का पता लग सके।
केट को एक ऑफिशियल लेटर मिलता है जिसमें शाह ने केको की मौत के सारे डेथ बेनिफिट विलियम रोंडा को देने की रिक्वेस्ट की थी, जिससे उनको पता चलता है कि वो कजाकिस्तान में उसी जगह गया है जहां डॉक्टर केको की मौत हुई थी। टीम सबको लेके उसके पीछे कजाकिस्तान जाता है। वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां पर उनको एक पोर्टल मिलता है। शाह ने वहां चारों तरफ बॉम्ब लगाए हुए थे। मिशेल अपने लोगों के साथ वहां आ जाती है। शाह भी वहीं आ जाता है। वो सिर्फ केट से बात करने के लिए मानता है। वो केट से कहता है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पता लगा लिया था कि इस धरती के नीचे गॉडजिला जैसे जीवों की अपनी एक दुनिया है जिसका रास्ता इन पोर्टल में से होके जाता है और मैं इन सबको बंद कर दूंगा। केट कहती है, तुम्हारे ऐसा करने से अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो G-Day से भी बुरे हालात हो सकते हैं। मगर वो सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और तभी पोर्टल में हलचल होती है। पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। कोरा पोर्टल में गिर जाती है। केट कोरा को बचाने जाती है और तभी पोर्टल से एक टाइटन बाहर निकल आता है। शाह केट को बचाने के लिए जाता है और दोनों पोर्टल में गिर जाते हैं और पूरी बिल्डिंग धमाके से तबाह हो जाती है। स्टोरी फ्लैशबैक में 1962 में जाती है जहां शाह के साथ कुछ साइंटिस्ट जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर सुजुकी के बनाए हुए डिवाइस के साथ पोर्टल के अंदर जाते हैं। गामा रेडिएशन इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ हवा में उड़ने लगता है, मगर कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो जाता है। मोनार्क केंटारो को बचाकर वापस जापान ले आता है। शाह धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलता है जहां सिर्फ जंगल था और चारों तरफ तेज बिजली के धमाके हो रहे थे। वो मे को बचाकर वहां से निकल जाता है। दोनों मिलकर केट को ढूंढने लगते हैं। मे पूछती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, जिस पर शाह बताता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ से बचकर निकल चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि 1962 में जब शाह रेस्क्यू टीम के साथ नीचे आया था तभी वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और उसके दोस्त मारे जाते हैं। नीचे एक धमाका होने के बाद ग्रेविटी से वो एक दूसरे पोर्टल से बाहर निकल गया था। वो लोग नीचे सिर्फ एक हफ्ता रुके थे और धरती पर 20 साल निकल गए थे, मगर उसकी उम्र में कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जिसके बाद उसको मोनार्क द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। मे और केट को खोने के बाद केंटारो बहुत दुखी था। मोनार्क में एक साइंटिस्ट को गामा रेज के कुछ अलग पैटर्न मिलते हैं, जिन्हें क्लियर करके देखने के बाद एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। केंटारो हिरोशी के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था और तभी हिरोशी वहां आ जाता है। केंटारो उसको बताता है कि केट मर चुकी है, जिस पर हिरोशी फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे केट को भी होश आ जाती है, मगर उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा था जो केट पर अटैक कर देता है और तभी एक तीर आता है जिससे घायल होकर मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। तीर चलाने वाला कोई और नहीं, उसकी दादी डॉक्टर केको मियोरा थी। हिरोशी केंटारो को उसका साथ देने के लिए कहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की रिसर्च को सही साबित कर सके कि इस धरती के नीचे एक और दुनिया भी है। डॉक्टर केको केट को रेस्क्यू टीम का मेंबर समझती है। दोनों मिलकर उसके दोस्तों को ढूंढने लगते हैं और तभी सामने से मे आ जाती है। शाह भी डॉक्टर केको को देख लेता है, मगर उसके सामने आने से पहले वो पूछता है कि तुम कितने टाइम से यहाँ हो, जिस पर डॉक्टर केको बताती है कि मेरे हिसाब से मुझे 57 दिन हुए हैं। जिसके बाद शाह उसको बताता है बहुत कुछ बदल चुका है, तुम्हें यहाँ आए हुए 33 साल हो चुके हैं। शाह उसके सामने आ जाता है और बिली की मौत के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। फिर केट अपने बारे में बताती है कि मैं तुम्हारी पोती और हिरोशी की बेटी हूँ। मोनार्क सेंटर में टीम डायरेक्टर वर्डिगो को गामा रेज सिग्नल फॉलो करने के लिए कहता है, जो नॉर्मल सिग्नल से अलग थे। वो कहता है कि अगर नीचे कोई सरवाइव किया है तो वो पूरी दुनिया को बचा सकता है, जिस पर वर्डिगो उसको सस्पेंड करने की धमकी देकर चुप करा देती है। वो सिग्नल डॉक्टर केको ने एक मशीन से भेजे थे। इसके बाद टीम केंटारो के पास जाता है। वो उसे गामा रेज के सिग्नल के बारे में बताता है। वो कहता है भले ही तुम्हें इनका मतलब पता ना हो, मगर तुम्हारे डैड को पता है, इससे हम तुम्हारी बहन को बचा सकते हैं। शाह डॉक्टर केको को बताता है कि इतने सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है। हिरोशी बिली का रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज देख रहा था, तभी टिम वहां आकर उसको गामा रेज के सिग्नल के बारे में बताता है, मगर वो इसको रिफ्यूज कर देता है। जिसके बाद केंटारो अपने पिता से कहता है मैं आपके काम में साथ दूंगा अगर आप पहले मेरी बहन को ढूंढने में हेल्प करोगे। टिम ने भी इस काम के लिए मोनार्क को छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर नीचे वो लोग उस भारी भरकम मशीन को उस जगह ले जाते हैं जहां से शॉ पहले बाहर निकला था। मशीन का दूसरा हिस्सा भी उसी जगह पड़ा था।
वो लोग मशीन को चालू करके दूसरे हिस्से से कनेक्ट करते हैं। डॉक्टर केको उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसकी जिंदगी के 33 साल निकल चुके थे। बिली मर चुका था और उसका बेटा बिना माँ के बड़ा हो चुका था, मगर केट उसको साथ जाने के लिए मना लेती है। वो लोग मशीन में बैठ जाते हैं और तभी एक ड्रैगन हमला कर देता है। मशीन का कनेक्शन दूसरे हिस्से से टूट जाता है। शॉ मशीन को दोबारा कनेक्ट करने के लिए बाहर जाता है, मगर इतने में पोर्टल खुलने लगता है और उसमें से गॉडजिला बाहर आ जाता है। ड्रैगन गॉडजिला पर हमला कर देता है, जिसके बाद गॉडजिला और ड्रैगन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला ड्रैगन को मारकर पोर्टल में फेंक देता है। ग्रेविटी से मशीन पोर्टल की तरफ खींचने लगती है। केको शॉ को अंदर खींचने की बहुत कोशिश करती है, मगर शॉ पीछे रह जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता। मशीन उस पोर्टल से धरती पर आ जाती है जो स्कल आइलैंड में बना था, जहाँ केंटारो केट और मे से मिलता है। हिरोशी केट को देखकर बहुत खुश होता है। केको हिरोशी को देखकर सुन्न हो जाती है और रोकर उसे गले लगा लेती है। फिर केट केंटारो को अपनी दादी से मिलवाती है और इस तरह पूरी फैमिली मिल जाती है। 2 साल और बीत चुके थे, अब 2017 चल रहा था। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई कहानी और नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।